अच्छा गाइस, मैंने कल थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन भेजा था। बट कल मैं पैकिंग वगैरह कर रहा था तो मैं बिज़ी था। तो लेक्चर वन में हम लोगों ने मैंने आपको 9 वीडियोस भेजी हैं, छोटी छोटी। उसमें मैंने इंटरप्रिटेशन का इंट्रोडक्शन दिया था। सही है कि इंटरप्रिटेशन होता क्या है? सिंपल ये है कि भाई आप लोगों का काम नंबर वन ये है कि प्रिपेयर करना फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सिर्फ ये काम नहीं है आप लोगों का। आप लोगों का काम कंसल्टेंसी भी है। और कंसल्टेंट स्टेटमेंट बनाता नहीं है, बनी बनाई स्टेटमेंट्स पे कोई ना कोई उनको लाइक एनालाइज करता है। उनको एनालाइज करके बताता है कि भाई ये कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है पिछले साल के मुकाबले में, या पूरी इंडस्ट्री के मुकाबले में, या कंपेटिटर के मुकाबले में। तो इसीलिए आप लोग एनालाइज भी करते हो। और एनालाइज करने के लिए आप लोगों के पास एक गोल्डन तरीका है, एक टूल है, और वो है रेशोज निकालना और उन रेशोज पे कमेंट करना। सही है, उन रेशोज पे कमेंट करना कि रादर दे आर मूविंग टूवर्ड्स गुड और बैड। सही है, इन पे कमेंट करना। और रेशोज हमारे पास जो थे वो 4 कैटेगरीज के थे। तो उनमें से हमने 2 शुरू किए थे, लाइक के पढ़े थे। एक था प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज और एक था लिक्विडिटी रेशो। सही है। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशोज में हम लोग कंपनी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करते हैं, परफॉर्मेंस का। और परफॉर्मेंस को एनालाइज करने के लिए हमें कंपनी का जो प्रॉफिट होता है ना, लाइक के P&L को देखना पड़ता है मुख्तलिफ डायमेंशंस में, मुख्तलिफ तरीक़ों पे। और उसके बाद था कि कंपनी शॉर्ट टर्म में सर्वाइव कर सकती है या नहीं कर सकती, तो उसके लिए थे लिक्विडिटी रेशोज़। सही है कि शॉर्ट टर्म में सर्वाइव करने के लिए हमारी करंट लायबिलिटीज़ को पे ऑफ करना बहुत ज़रूरी है। तो उसकी एबिलिटी हम चेक करते थे कि हमारे पास इतना लिक्विड फंड्स कितने मौजूद हैं एज़ कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी। अगर तो लिक्विड फंड्स कम और करंट लायबिलिटी ज़्यादा है तो कंपनी शॉर्ट टर्म में फिर स्ट्रगल करेगी। सही है, फंड्स के लिहाज से। तो हम लोग ये पढ़ रहे थे, तो इसके आगे चलते हैं। और आज का जो एजेंडा है, आज का जो हम लोग लेक्चर पढ़ेंगे। अच्छा, आज सिंगल कंपनी की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे कमेंटिंग वगैरह हम लोग सीखेंगे इंशाल्लाह। उस पे जाने से पहले पहले हमें कुछ वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही रेशोज पढ़ने हैं। वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड ही, वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड एक वो लिक्विडिटी रेशोज जो ऊपर थे, करंट रेशो एंड क्विक रेशो। और अभी कुछ आएंगे रिसीवेबल डेज एंड पेएबल डेज, तो ये वर्किंग कैपिटल से रिलेटेड है। तो उनको लिक्विडिटी कहा हुआ है कि लिक्विडिटी चेक करनी है तो ये। और इनको एफिशिएंसी कहा हुआ है, तो ये हमारी एफिशिएंसी बताती है कंपनी की। तो कंपनी की एफिशिएंसी ही लिक्विडिटी को लाइक के मैनेज कर सकती है, लिक्विडिटी को मेंटेन रख सकती है, लाइक कि हम लोग लिक्विड ना हो जाएंगे। सही है, हमारी कंपनी बंद ना हो जाए, तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। तो एफिशिएंसी रेशियोज पढ़ेंगे। एंड देन लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी देखेंगे, कंपनी के लॉन्ग टर्म में स्टेबल है या नहीं, और फिर कमेंटिंग करेंगे। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। और एफिशिएंसी रेशियोज में, वर्किंग कैपिटल रेशियोज में जो एफिशिएंसी रेशियोज हैं, अब ये किस चीज़ की एफिशिएंसी देखते हैं? क्या लेबर की? ये किस चीज़ की? ये असल में वर्किंग कैपिटल की ही एफिशिएंसी देखते हैं। वर्किंग कैपिटल किसको कहते हैं? उन लिक्विड फंड्स को। सही है, उन लिक्विड फंड्स को। देखो, एक आपको कैपिटल चाहिए होता है ना, एक आपको इन्वेस्टमेंट चाहिए होती है नॉन करंट एसेट्स के लिए। तो ये तो लॉन्ग टर्म के लिए पैसा फंसा कर बैठ जाते हैं। तो शॉर्ट टर्म में फिर कहाँ से पैसा आएगा? हमने सारा पैसा तो यहाँ पे डाल दिया। तो शॉर्ट टर्म में हम लोगों ने पैसा डाला हुआ होता है इन्वेंट्री में। शॉर्ट टर्म में पैसा हमारा फंसा हुआ होता है कस्टमर्स के पास। ओके, अच्छा। तो स्टॉक स्टॉक हमें जल्दी से पैसा कन्वर्ट करके दे सकता है। इसी तरह रिसीवेबल भी हमें जल्दी से पैसा, लाइक कि रिसीवेबल एक ऐसा एलिमेंट है जो जल्दी से पैसे में कन्वर्ट हो सकता है। तो हम लोग इसी चीज़ की एफिशिएंसी देखेंगे।
कि हम कितना जल्दी जल्दी स्टॉक को पैसे में तब्दील कर रहे हैं, हम कितना जल्दी जल्दी अपनी रिसीवेबल को कैश में कन्वर्ट कर रहे हैं। सही है। और ये हम क्यों एफिशिएंसी देखते हैं? ताकि हम लोग एफिशिएंट रहें अपनी पेमेंट्स में। सही है, ताकि हम एफिशिएंट रहें अपने पेमेंट्स में। तो ये एफिशिएंसी हमें देखनी होती है कि यार हम लोग कितना टाइम लगा रहे हैं स्टॉक को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, रिसीवेबल को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए, उधारों को ख़त्म करने के लिए। तो अगर तो ये जल्दी जल्दी हो रहा है तो कंपनी बड़ी ही एफिशिएंट है। तो ये होती है एफिशिएंसी। किस चीज़ की एफिशिएंसी? वर्किंग कैपिटल की। तो सबसे पहले आता है कि भाई हाउ मच टाइम इन्वेंट्री इज टेकिंग टू कन्वर्ट इनटू सेल्स। ये डेफिनेशन याद रखनी है गाइस, भूलना नहीं है। ये इन्वेंट्री टर्नओवर का मतलब ये है कि इन्वेंट्री कितना अरसा लगा रही है टू कन्वर्ट इनटू सेल्स। इसका नाम इन्वेंट्री होल्डिंग भी है। इसका नाम इन्वेंट्री होल्डिंग भी है। देखो ये क्या डेफिनेशन लिखी हुई है कि टर्नओवर, टर्नओवर सही है, कि कन्वर्ट इनटू सेल्स। तो सेल्स में कन्वर्ट होना मीन्स कि ग्राहक, कस्टमर के पास चले जाना स्टॉक। तो इसका मतलब है हम कितने अरसे तक स्टॉक को होल्ड करके रख रहे हैं अपने पास। सही, इसका ये मतलब नाम भी है। तो उसका फार्मूला है इन्वेंट्री डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स। ये एक प्रोपोर्शन बन जाएगा और उसको डेज में हम लोग आंसर लाने के लिए 365 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब याद रखना ये कोई असल का प्रोपोर्शन नहीं है। सही है, ये असल का प्रोपोर्शन नहीं है। मैं बताता हूँ मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। देखो आपने एक इन्वेंट्री 20 दिनों में, 20 दिन अपने पास होल्ड करके रखी, 20 दिन बाद आपने उसको सेल्स में कन्वर्ट किया, एक को 30 दिन बाद। तो इसी तरह आपने सारे साल में जितना स्टॉक रखा हुआ था वो तो बड़ा ज़्यादा होगा। अब सबके मैं एक एक करके दिन तो नहीं मैयर कर सकता। वैसे अगर इन दो इन्वेंट्रीज को देखें तो ये एवरेजली कितने दिनों में सेल्स में कन्वर्ट हुई है? 25 डेज में। तो पूरे साल का मैं स्टॉक का इस तरह से निकाल कर फिर एवरेज लूँगा तो ये तो बहुत लेंथी है। तो इसलिए हम लोग एज्यूम करते हैं कि भाई ये वो प्रोपोर्शन है जो पूरे साल की इन्वेंट्री के डेज कैलकुलेट करेगा। ये असल का नहीं होता, बट ये एक ज़्यादा रिलायबल है, बस ये एक रिलायबल सा तरीका है क्विक। अच्छा, अब याद रखना ये जो इन्वेंट्री है ये कौन सी होगी? ये इन्वेंट्री कौन सी होगी? तो सबसे पहले तो याद रखो ये इन्वेंट्री होगी क्लोजिंग। क्लोजिंग तब जब क्लोजिंग दी हुई हो। एस ओ एफ पी चूँकि दी हुई होती है कमेंटिंग के वक्त, तो आप वहाँ एस ओ एफ पी से क्लोजिंग ले सकते हो। सही है। ये जो ऊपर इन्वेंट्री है इसमें कौन सी रखनी है आपने? क्लोजिंग। अब अक्सर उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स डिटेल में दिया हुआ होता है। अक्सर उसने कॉस्ट ऑफ सेल्स यूँ दिया हुआ होता है। सही है, अक्सर यूँ दिया हुआ होता है सिर्फ ये एक फिगर। तो फिर आपको इन्वेंट्री कहाँ से मिलेगी? एस ओ एफ पी से ही मिलेगी। बट अगर यूँ दिया हुआ है उसने तो फिर एवरेज इन्वेंट्री लोगे ऊपर। फिर आप एवरेज इन्वेंट्री लोगे। और एवरेज इन्वेंट्री कैसे लेते हैं? ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। अच्छा, तो या तो ये क्लोजिंग इन्वेंट्री होगा जब ओपनिंग क्लोजिंग ना गिवन हो, जब ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन हो तो फिर एवरेज लोगे। सही है यहाँ पर। और नीचे कॉस्ट ऑफ सेल से डिवाइड। फॉर एग्जांपल आपने जब ये डिवाइड किया और मल्टीप्लाई किया तो आपका आंसर निकल आया फॉर एग्जांपल 20 डेज। तो इसका क्या मतलब है कि हम लोग जब स्टॉक खरीद के लाते हैं तो वो ऑर्गेनाइजेशन में 20 दिन पड़ा रहता है और उसके बाद वो सेल्स में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब कस्टमर के पास चला जाता है। सही है, कि स्टॉक 20 दिन तक पड़ा रहता है। अब मैं कहता हूँ कि पूरे साल के जब हमने फिगर यहाँ पे डाले ना, पूरे साल के फिगर डाले, तो उसका आंसर आया इस साल का 20 डेज। इस साल का फिगर आया 20 डेज। जो फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ पिछले साल का फिगर आया था 20 डेज। इस साल जब आपने ये फार्मूला लगाया तो इस साल का आंसर आया फॉर एग्जाम्पल 30 डेज। इस साल जब आपने फार्मूला लगाया तो इस साल का आंसर आया फॉर एग्जाम्पल 30 डेज।
अब देखो, डेज इंक्रीज हुए हैं, डेज इंक्रीज हो गए हैं पिछले साल से, जिसके साथ आप कंपेयर कर रहे हो उससे डेज ज़्यादा हो गए हैं। तो इज़ इट गुड और बैड? सोचो ज़रा। मैंने कहा है कि ये क्या है, ये किस तरह निकला है, इसकी डेफिनेशन क्या है कि हाउ मच डेज वी आर टेकिंग टू कन्वर्ट ओवर स्टॉक इनटू सेल्स। उसका मतलब है वी आर टेकिंग मोर डेज, हम लोग अब ज़्यादा दिन लगा रहे हैं टू कन्वर्ट इट इनटू सेल्स। तो ये हमारी एफिशिएंसी ठीक नहीं है। तो इंक्रीज इन इन्वेंट्री डेज, ये जितने डेज इंक्रीज होते जाएंगे, इट इज़ नॉट गुड। इट मीन्स के वी आर टेकिंग मोर डेज, सही है, वी आर टेकिंग मोर डेज टू कन्वर्ट ओवर स्टॉक इनटू सेल्स। तो ये बैड साइन है। और ये तब तब हो सकता है, इसकी रीज़न क्या हो सकती है, रीज़न आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, बट आप लोग वैसे ही माइंड का मेकअप कर लो कि क्यों डेज बढ़ सकते हैं, क्योंकि डिमांड ही नहीं थी फॉर एग्जांपल एट द एंड। हो सकता है हम लोग डिमांड हो बट हमने उस वक्त स्टॉक नहीं था, और स्टॉक कब आया, ईयर एंड के पास पास। जब ईयर एंड के पास पास आएगा तो ये स्टॉक ज़्यादा है, सही है, यहाँ पे स्टॉक ज़्यादा है, क्लोजिंग का आंसर ज़्यादा होगा, तो ये डेज तो ज़्यादा आएंगे, सही है। तो पुअर इन्वेंट्री कंट्रोल, कि हम लोग जब ऑर्डर हमें आ रहे थे उस वक्त स्टॉक नहीं था, और जब ऑर्डर नहीं आ रहे थे ईयर एंड से पहले पहले, तो उस वक्त हम लोगों ने स्टॉक मंगवा लिया, तो वो स्टॉक तो इस इन्वेंट्री डेज की कैलकुलेशन में आया हुआ होगा, सही है। अ, अच्छा, जितना ज़्यादा दिन तक स्टॉक पड़ा रहेगा, जितने ज़्यादा डिले हम करेंगे, उतने ज़्यादा खर्चे आएंगे, उतने ज़्यादा खर्चे आते हैं हमारे पास, सही, उतने ज़्यादा खर्चे आते हैं। तो ये हर बार ऐसी सिचुएशन नहीं होती। आपको क्या पता क्वेश्चन में लिखा हुआ हो कि भाई हमें एट द ईयर एंड से पहले पहले एक नया सप्लायर मिल गया था, और उसने हमें बल्क क्वांटिटी डिस्काउंट दी है, तो हमने इसीलिए स्टॉक ज़्यादा खरीद लिया। बात समझ आई नहीं आई है? तो ये भी हो सकता है। और हम लोगों ने स्टॉक इसलिए ज़्यादा लिया है क्योंकि अगले साल का जो स्टार्ट आने वाला है उस उन दिनों में हम लोग अवॉइड करना चाह रहे थे स्टॉक आउट। स्टॉक आउट का क्या मतलब है कि हमें डिमांड आई हुई हो, डिमांड हमें पता हो, डिमांड आई हुई हो बट स्टॉक ही ना हो, तो हम उससे बचने के लिए, हम स्टॉक आउट से बचने के लिए हमने ज़्यादा सारा स्टॉक मंगवा लिया। तो ये बातें जस्ट थियोरेटिकली अपने माइंड में रखो, सिनेरियो सिनेरियो पे डिपेंड करता है कि हम लोगों ने क्या कमेंट करना है, सही है। और ये बहुत ज़्यादा कमेंट लिखे हुए हैं, इन सबको रट्टालाइज तो नहीं, बस माइंड बनाओ अपना, सही है, माइंड में फ्लेक्सिबल होना चाहिए ये सारी चीज़ें। और बिजनेस के नेचर को भी देखना है आप लोगों ने। अब जिस तरह कोई फूड इंडस्ट्री है, तो फूड इंडस्ट्री तो स्टॉक तो अपने पास ज़्यादा दिनों तक नहीं रखेगी। फॉर एग्जांपल आपको वो कहते हैं कि आपका गाड़ियों का बिजनेस है, और आपको कंपैरिजन के लिए दिया हुआ है कोई फूड रेस्टोरेंट, जैसे कि मैरियट कह लो, तो इनका स्टॉक का कंपैरिजन नहीं ज़्यादा रिलायबल, सही है। इसके डेज कुछ और आ रहे होंगे, इसके कुछ और, ये तो खाने वाला है, ये तो अपना स्टॉक ज़्यादा तो नहीं कर सकता। ये तो अपने लिए खाना जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा सेव करके 10 दिन 12 दिन या 1-2 दिन रखेगा कुछ कुछ स्टॉक्स। तो ये तो अपने पास साल साल का भी स्टॉक रखेगा, सही है। लाइक स्टॉक तो नहीं, खैर कह लो इन्वेंट्री टर्नओवर डेज, कि जब इसको ऑर्डर आता है या जब इसके पास ये गाड़ी की मैन्युफैक्चरिंग स्टार्ट करता है, तो उसके बाद गाड़ी बेचते बेचते फॉर एग्जांपल 6 महीने लग जाते हैं, सही है, या 8 महीने लग जाते हैं। तो इसी तरह जो कंस्ट्रक्शन कर रहे हैं, सही है, उनके तो साल साल लग जाता है। तो ये भी आपने देखना है क्वेश्चन में कि भाई किस नेचर का बिजनेस है, सही है, किस नेचर का बिजनेस है। अच्छा गाइस, आगे चलते हैं। और एफिशिएंसी में हमने इन्वेंट्री टर्नओवर डेज देखे कि इन्वेंट्री पे कितना टाइम हम लोग लगाते हैं उसको कस्टमर तक पहुंचाने में। कस्टमर को जब पहुंचा देते हैं तो उसके बाद फॉर एग्जांपल हमने उधार पे सेल की है, तो पैसे हमें फिर भी नहीं मिलते। जब हम स्टॉक कस्टमर तक पहुंचा देते हैं और अगर उधार पे सेल की है तो फिर भी हमारे पास पैसे नहीं आते, तो फिर हमने उसको उधार क्यों बेचा? तो फिर अब ये वाले डेज जितने दिन पैसे नहीं आए ना, कस्टमर ने जितने दिन पैसे नहीं दिए, वो इन्वेंट्री के डेज में नहीं जाएगा, वो रिसीवेबल के डेज में आ जाते हैं फिर, सही है। कि जब कस्टमर को हमने स्टॉक दे दिया तो इन्वेंट्री डेज ख़त्म, और अगर उधार भी दिए तो अब रिसीवेबल डेज स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखो इसकी डेफिनेशन ये याद रखनी है। हाउ मेनी डेज कंपनी इज टेकिंग टू कलेक्शन ऑफ डेट्स आफ्टर मेकिंग क्रेडिट सेल्स। तो कितने दिन हमारे लगते हैं एवरेजली पैसे लेने में, फॉर एग्जांपल
मैंने एक सेल की और उसने मुझे दिए 10 दिनों में पैसे। मैंने दूसरी सेल की, उसने मुझे दिए 20 दिनों में पैसे। तो अब इन दोनों सेल्स की एवरेज क्या आ गई? तो एवरेजली मैं ये कह सकता हूँ कि मैं अपने कस्टमर से 15 दिनों में पैसे ले रहा हूँ। तो मैंने क्या साल में सिर्फ ये दो ही सेल्स की होंगी? नहीं, बड़ी ज़्यादा। तो अब सबकी एवरेज निकालना थोड़ा ट्रिकी है, इसीलिए ये फार्मूला, हम इस फार्मूले की मदद से वो एवरेज डेज निकाल लेते हैं। रिसीवेबल्स जो एस ओ एफ पी में गिवन होंगे, सही है। और क्रेडिट सेल्स पी एंड एल में गिवन होगी। अच्छा, ये पी एंड एल में क्रेडिट सेल्स तो नहीं गिवन होती, पी एंड एल में तो लिखा हुआ होता है रेवेन्यू। तो फिर आप लोगों ने क्या करना है? आप लोगों ने क्या करना है? यूज द रेवेन्यू फिगर। सही है, यूज द रेवेन्यू फिगर। अच्छा, मैं कह रहा हूँ कि आपको क्रेडिट सेल्स नहीं गिवन होती, तो आप लोग क्या यूज करो? रेवेन्यू। अच्छा, अब अगर एक ऐसा बिजनेस आ गया जो कैश पे सेल ही नहीं करता, तो उसका रेवेन्यू सारे का सारा ही कौन सा होगा फिर? तो आप तो फिर तो ये खामखा ले सकते हो। ऐसी सिचुएशन में तो ये खामखा ले सकते हो, क्योंकि क्वेश्चन में मेंशन है कि भाई मोस्ट ऑफ द सेल्स आर ऑन क्रेडिट, तो फिर तो डायरेक्ट रेवेन्यू का फिगर ले लो। सही है, ये भी याद रखना। अच्छा, ये जो ऊपर रिसीवेबल लेना है, ये क्लोजिंग लेना है एसओएफपी से। बट अगर आपको दोनों गिवन हो, आपको ओपनिंग क्लोजिंग दोनों गिवन है क्वेश्चन में, तो फिर एवरेज ले लो। सही है, यूज क्लोजिंग और एवरेज रिसीवेबल्स। अच्छा, जो आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 15 डेज इसका आंसर आया। 15 डेज, अब क्या करोगे? 15 दिन एवरेजली आप लेते हो कस्टमर को सेल करने के बाद पैसे कलेक्ट करने में। आप इसको क्या कमेंट करोगे कि अच्छा है बुरा है? तो आप इसको कंपेयर करना। हमारी पॉलिसी की हम कितने दिन अलाउ करते हैं? मैं कहता हूँ कि फॉर एग्जांपल हम लोग कस्टमर को अलाउ करते हैं 10 डेज। तो फिर ये 15 डेज में क्यों एवरेजली हम लोग कलेक्ट कर रहे हैं? तो क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट ठीक नहीं है। सही है हमारा। तो या तो इसको स्टेटेड पॉलिसी के साथ कंपेयर करेंगे, और या तो पिछले साल के रिसीवेबल वाले जो डेज हैं, मैं कहता हूँ पिछले साल, इस साल है 15 डेज, पिछले साल था 20 डेज। कौन सा दिन अच्छा है? कौन से वाला रिसीवेबल कलेक्शन पीरियड अच्छा है? ये वाला अच्छा है, इस साल का। अच्छा, हमने अपने रिसीवेबल डेज किस तरह कम किए हैं? हो सकता है हमने कस्टमर्स को डिस्काउंट्स दिए हों, जिसकी वजह से वो जल्दी जल्दी पेमेंटें करते जा रहे हों इस साल। सही है, ये भी हो सकता है। अच्छा, जब ये डेज बढ़ते हैं, मैं कहता हूँ X9 में ये हो गए थे 25 डेज, तो क्या ये अच्छे हैं? नो, इट इज़ अ बैड साइन। सही है, इट इज़ अ बैड साइन। तो इंक्रीज जितने होंगे ये डेज, तो ये बैड साइन है। इसका मतलब है हम लोग प्रॉपर कंट्रोल नहीं कर रहे अपने रिसीवेबल्स को। अच्छा, ये जानबूझ के भी अक्सर होता है। सही है, ये क्वेश्चन में मेंशन्ड होगा कोई ना कोई बात, कि हमने खुद जानबूझकर अपना क्रेडिट पीरियड एक्सटेंड किया है। सही है, क्रेडिट पीरियड हमने एक्सटेंड कर दिया था, 10 दिन की जगह 40 दिन कर दिया था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारी सेल्स हो। तो फिर रिसीवेबल का डेज का आंसर ज़्यादा आना इज़ नॉट अ बैड। क्यों? क्योंकि हमने खुद ही ये पॉलिसी इख्तियार की थी। अच्छा, एक ये भी रीज़न हो सकती है कि भाई डेज़ कम या ज़्यादा हो रहे हों, क्योंकि हमारे पास एक कोई बहुत बड़ा कस्टमर आया था जिसके पास ज़्यादातर रिसीवेबल थे हमारे, और हमने उसके साथ डिफरेंट क्रेडिट टर्म्स एग्री किए थे। जैसे कि हमने इसको कम टाइम दिया था। खैर, ऐसा होता नहीं है, जो मेजर कस्टमर होते हैं उसको हम ज़्यादा टाइम देते हैं। सही है, तो तब भी हमारे डेज़ एक्सटेंड हो सकते हैं। तो इंक्रीज़ होना इज़ नॉट अ गुड साइन, बट समटाइम्स हमें एक्स्ट्रा ट्रेड को अट्रैक्ट करने के लिए या किसी कस्टमर को रिटेन करने के लिए हमें ये डेज बढ़ाने पड़ते हैं, उसके साथ डिफरेंट टर्म्स हमें निगोशिएट करने पड़ते हैं। अब ये रिसीवेबल्स का फिगर यूज़ करना फार्मूले में, ये अच्छा नहीं है। किस तरह कि ईयर एंड का फिगर आप लोग लेते हो, इवन के एवरेज भी लो तो उसमें क्लोजिंग फिगर तो लोगे ना। तो ईयर एंड पे क्या पता आपने बिल्कुल अभी अभी एक सेल की हो जो एक बहुत बड़ी अमाउंट का रिसीवेबल था, और वो रिसीवेबल भी इन्हीं रिसीवेबल्स में एडेड है, तो फिर तो ये आंसर तो बहुत बड़ा आएगा।
जितने ज़्यादा रिसीवेबल्स होंगे ईयर एंड पे उतना ये आंसर ज़्यादा आता रहेगा। सही है, तो वो ईयर एंड का फिगर लेना इज़ नॉट गुड ये कह रहा है। अच्छा ये भी हो सकता है कि ईयर एंड पे जब आपने ये फार्मूला लगाया तो डेज बहुत ही कम आ गए। पिछले साल थे फॉर एग्जांपल 25 डेज, इस दफ़ा आ गए 8 डेज। क्यों, ऐसा कब होगा कि डेज एकदम से गिर जाएं? हो सकता है आपने रिसीवेबल्स आउटसोर्स कर दिए हों, फैक्टोर कर दिए हों। फैक्टोरिंग वो जो वसूली वाली कंपनी होती है आपने उसको दे दिया, उसके हवाले कर दिया कि बस ये रिसीवेबल आपके, मुझे पैसे दो। और रिसीवेबल विद नॉन जो होता है कि वो वापस नहीं देगा, तो इसका मतलब है रिसीवेबल्स हमारे सारे गए। जब रिसीवेबल चले जाते हैं ये आंसर छोटा, डेज कम आते हैं। जितना न्यूमरेटर छोटा होता जाएगा आंसर एंड आंसर कम होता जाएगा। अच्छा, सेल्स ऑन लॉन्ग टर्म क्रेडिट टू सम कस्टमर, ईयर एंड से पहले पहले हमने किसी कस्टमर्स को ज़्यादा लाइक के क्रेडिट लिमिट क्रेडिट पीरियड दे दिया, तो उससे भी हमारे डेज बड़े ज़्यादा आएंगे। तो ये कुछ ट्रू पिक्चर नहीं हमें दिखा रहे होते हमारे क्रेडिट कंट्रोल डिपार्टमेंट के बारे में। सही है, तो ये बातें थोड़ी थोड़ी माइंड में रखना, तो कमेंटिंग में देखना मैं ये बातें इस्तेमाल करूँगा। हमारे वर्किंग कैपिटल की एफिशिएंसी में लास्ट जो फार्मूला है वो है पेएबल पेमेंट पीरियड, कि हम लोग ख़रीदारी करने के बाद कितने दिन लगा रहे हैं टू पे ऑफ। सही है, जिस दिन हम ख़रीदारी कर लेते हैं उसके कितने दिन हम लोग पे ऑफ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक परचेज़ हमने की है, उसके 30 दिन बाद हमने पैसे दिए हैं। दूसरी परचेज़ हमने की, हमने उसको 50 दिनों बाद पैसे दिए। तो ओवरऑल इन दोनों परचेज़ेस के एवरेज हमने पेमेंट कब की है, 40 दिनों में। तो पूरे साल की एवरेज किस तरह निकलेगी, पूरे साल की ख़रीदारियों की, परचेज़ेस की। तो ये फार्मूला पेएबल डिवाइडेड बाय क्रेडिट परचेज़ेस। अब क्रेडिट परचेज़ेस क्वेश्चन में नहीं गिवन होता अक्सर, तो फिर तुम लोग क्या करोगे, कॉस्ट ऑफ सेल्स यूज़ कर लेना। सही है, जो भी डेज का आंसर आएगा, फॉर एग्जांपल उसको पिछले साल के साथ कंपेयर करो। फॉर एग्जांपल पिछले साल हम लोग 20 डेज में पेमेंट कर रहे थे। एवरेजली पिछले साल हमने 20 डेज में पेमेंट की थी खरीदारी के बाद, अब हम 40 डेज में कर रहे हैं। तो ये क्यों, इनका इंक्रीज होना मीन्स कि हम लोग लेट पेमेंट कर रहे हैं। सही है, ये अच्छी बात भी है, क्योंकि किसी और का पैसा हम लोगों ने फंसा के रखा हुआ है और उसको सूद भी नहीं देना, उल्टा हमें वो डिस्काउंट्स दे रहा होगा अर्ली सेटलमेंट के लिए। तो ये एक अच्छी बात है, सूद नहीं देना पड़ता। बैंक से इतनी पैसे लेके फंसा लो तो सूद देना पड़ेगा, इसको नहीं देना पड़ेगा सप्लायर को। पर ये एक बुरी बात भी है, इसका मतलब है हो सकता है हमें डिफ़िकल्टी आ रही हो पे ऑफ करने में। आप अपना करंट रेशो देखना, अगर वो डिक्रीज़ हो रहा है तो इसका मतलब है हमें वाकई में डिफ़िकल्टी आ रही है, क्योंकि हमारे पास लिक्विड एसेट्स एज़ कम्पेयर टू करंट लायबिलिटी कम है, इसीलिए हमें डिफ़िकल्टी आ रही है। सही है, तो इन डेज़ का बढ़ना अच्छा भी है क्योंकि फ्री फाइनेंस मिला हुआ होता है हमें, बट बुरा भी है क्यों, क्योंकि हो सकता है हम लोग हमारे पास पैसे ही ना हो पेमेंट करने के लिए। अब आपकी जेब में अगर पैसे हैं और आपने किसी को देना हो, आपके जेब में एक्स्ट्रा पैसे हों, तो आप उसको क्यों नहीं दोगे। आप तभी नहीं दोगे जब आपके पास पैसे होंगे ही नहीं एक्स्ट्रा उसको देने के लिए। तो लेट देना, सप्लायर अगली बार हमें नहीं देगा। सप्लायर हमें अगली बार लाइक के क्रेडिट टर्म्स पे वो सख्त हो जाएगा, वो नहीं देगा हमें क्रेडिट लिमिट, नहीं एक्सटेंड करेगा, ज़्यादा दिन नहीं देगा हमें। तो सप्लायर अगर लॉस्ट हो गया तो बस दिस इज़ नॉट अ गुड साइन। क्यों, क्योंकि हमें उसको भी पैसे देने हैं जो सप्लायर लॉस्ट हुआ है, और फिर जो नया जहाँ से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उसको भी पैसे देने पड़ेंगे। सही है, और लेट देने से हमें डिस्काउंट भी अक्सर हमारे हाथ से चला जाता है। तो ये 3 फार्मूले हैं, इनको याद रखना। हम्म, हम लोगों ने देखा है अभी इन्वेंट्री डेज। जब हम ख़रीदारी करते हैं उसके बाद काफ़ी अरसा स्टॉक हमारे पास पड़ा रहता है, फिर वो कस्टमर के पास पड़ा रहता है और फिर वो हमें आके पेमेंट करता है। सही है, तो ओवरऑल हमारा पैसा सप्लायर के पास जाने के बाद कितने अरसे में वो
हमारे पास आ जाता है पैसा वापस। इसको कहते हैं वर्किंग कैश साइकिल या वर्किंग कैपिटल साइकिल। वर्किंग कैश साइकिल मीन्स कि जो हम ट्रेडिंग एक्टिविटी है हमारी, उस पे जब हम पैसा लगाते हैं, आउटफ्लो करते हैं, तो एवरेजली कितने दिनों बाद हमारे पास वो पैसे आ जाते हैं। सही है। तो ये भी याद रखना, ये भी वो मांगता नहीं है, बट बीच में कैलकुलेट करके हम इस पे भी कमेंट करेंगे तो एक नंबर इसका भी आ जाता है। ये कैलकुलेट करके कमेंट करना है इसका। तो गाइस आगे चलते हैं और अभी पढ़ेंगे गियरिंग रेशियोज। सही है। और ये लॉन्ग टर्म कंपनी की स्टेबिलिटी को देखती है। सबसे पहले तो मुझे ये बताओ कि लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने के लिए, लॉन्ग टर्म में सरवाइव करने के लिए क्या ज़रूरी है, स्टेबल रहने के लिए क्या ज़रूरी है। तो भाई, शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो, पैसा ही ज़रूरी है। आपने शॉर्ट टर्म में सरवाइव करना था तो आपको करंट लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करनी थी। ऐसे ही है ना, करंट लाइबिलिटीज़ पे ऑफ करोगे तो शॉर्ट टर्म में सरवाइव कर लोगे। बट लॉन्ग टर्म में सर्वाइवल के लिए आपको तब भी तो पैसे ही चाहिए ना। और वो पैसे चाहिए जो लॉन्ग टर्म आपके साथ रहे। सही है, लॉन्ग टर्म तक आपके साथ रहे। तो लॉन्ग टर्म में, लॉन्ग टर्म का पैसा कहाँ से आता है? दो सोर्सेस से। याद रखना, दो सोर्सेस से। एक है डेट और एक है इक्विटी। इक्विटी क्या है कि भाई ये ओनरशिप होती थी, इसमें पैसे हम वापस नहीं करते, नो रिपेमेंट। सही है, प्रिंसिपल अमाउंट की हम रिपेमेंट नहीं करते। और इसमें सूद नहीं देते, डिविडेंड देते थे, वो भी हमारी मर्जी थी। सही है, वो भी हमारी मर्जी थी। डिविडेंड में और मे नॉट। डेट में क्या होता है, रिपेमेंट ज़रूरी और फिक्स्ड इंटरेस्ट भी हर साल देना है। तो ये रिस्की है। ये रिस्की है क्यों? क्योंकि कल को जो हमने पैसे लिए थे, लोन, एज अ लोन जो पैसे लिए होंगे, वो तो हमने किसी प्रोजेक्ट या किसी नॉन करंट एसेट में लगा दिए होंगे। तो अब क्या वो एसेट हमें इतना कमा कर देगा कि हम उसको टाइम पे रीपे कर सकें? तो वो तो क्या पता है एसेट 20 सालों में कमा कर दे, 30 सालों में कमा कर दे, और पैसे तो हमें 4-5 सालों बाद देने पड़े वापस। तो पैसे वापस देते वक्त हमारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे? अगर नहीं, तो फिर बैंक वाले आके हमारे एसेट्स पे कब्जा करेंगे। बैंक वाले आके हमारे एसेट्स पे कब्जा करेंगे तो वो हम लोग लॉन्ग टर्म में स्टेबल नहीं है। मीन्स कि जितना डेट की मिकदार होगी उतनी कल को रिपेमेंट भी करने पड़ेगी। रिपेमेंट के वक्त अगर पैसे ना होए तो हम लोग स्टेबल लॉन्ग टर्म में नहीं है। तो एक तो ये खतरा है कि रिपेमेंट करते वक्त क्या हमारे पास पैसे होंगे या नहीं होंगे। एक तो ये हमें रिस्क है। एक ये रिस्क है, देखो, पीएनएल में जो पीबीआईटी होती है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, इससे इंटरेस्ट कटता है ना, तो आता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अच्छा, अब अगर तो ये 1 मिलियन है और ये 500,000, तो ओके, वी आर स्टिल प्रॉफिटेबल। बट अगर ये प्रॉफिट इतने ना होए और सूद ज़्यादा हुआ, तो फिर तो ये लॉस हो जाएगा। फिर तो ये नेगेटिव आंसर आएगा। तो सूद में वो पोटेंशियल है कि वो प्रॉफिट को लॉस में बदल सकता है। सूद में ये पोटेंशियल है कि वो प्रॉफिट को लॉस में बदल सकता है। तो एक ये भी रिस्क है। सही है, एक ये भी रिस्क है। अच्छा, अब हमने कहा है कि ये थोड़ा सा रिस्की है, बट याद रखना ये एक्सपेंसिव। इक्विटी जो होती है वो एक्सपेंसिव होती है। क्यों? क्योंकि इसके मालिकान इतना बड़ा रिस्क ले रहे हैं कि उनको पैसे भी नहीं वापस मिलने, और डिविडेंड्स भी क्या पता मिले या ना मिले। तो ये हमसे डिजर्व, ये हमसे एक्सपेक्टेशंस ज़्यादा की रख रहे होते हैं। तो याद रखना, तुम लोग F9 में जाके पढ़ोगे कि ये एक्सपेंसिव निकलता है। अगर ये बैंक वालों से 1 मिलियन लिए और उनको 10% देना है ना, तो मालिक 10 कभी भी नहीं एक्सेप्ट करेंगे। वो 15% या 12% या 14% एक्सेप्ट करेंगे। सही है, क्यों? क्योंकि वो बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हैं, वो पैसे हमेशा के लिए छोड़ रहे हैं। वो अपना सूद भी फिक्स नहीं मांग रहे, वो कह रहे हैं जब होए तो हमें दे देना। तो ये लोग फिर, देखना तुम लोग F9 पढ़ोगे तो उसमें ये एक्सपेंसिव आ रहा होगा। तो अब हम लोग क्या करें? इसकी तरफ जाएंगे तो ये रिस्की है, इसकी तरफ जाएंगे तो ये एक्सपेंसिव है।
तो क्या करें हम लोग, तो हम लोग इसको बैलेंस करेंगे, इन दोनों को, डेट और इक्विटी को बैलेंस्ड, कि ना ज़्यादा डेट बढ़े ना ज़्यादा इक्विटी बढ़े। सही है, तो हम लोग बैलेंस्ड रखते होते हैं। तो अच्छा, तो सिंपल सी बात है, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग में डेट का ज़्यादा बढ़ना इज़ नॉट गुड। क्यों? क्योंकि फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कहती है कि, और हमें फिक्स्ड इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा जो कि लॉस में बदल सकता है। सही है, और अगर लॉस आया तो फिर हम इनको कुछ भी नहीं दे सकते मालिकों को, हम मालिकों को कुछ कुछ भी नहीं दे सकेंगे। ओनर्स का जो कॉन्फिडेंस है वो हमसे चला जाएगा, वो अपने शेयर्स बेच देंगे कहीं और कोई भी हम में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगा फर्दर। सही है, मलकियत कोई भी नहीं लेगा फिर ऐसी कंपनी की। तो इसीलिए हमने बैलेंस रखना है कि ना ये ज़्यादा हो और ना ही ये ज़्यादा हो। अच्छा, तो याद रखना, गियरिंग किसको कहते थे? इसी चीज़ को कहते थे, रिस्क को। क्या रिस्क था ये मैंने बताया, तो इसको कहते हैं गियरिंग। सही है, फाइनेंशियल गियरिंग, इसको फाइनेंशियल रिस्क भी कहते हैं। गियरिंग रिस्क का नाम है, और फाइनेंशियल रिस्क भी इसको कहते हैं। फाइनेंशियल रिस्क मतलब पैसों का रिस्क। कैसा पैसों का रिस्क? कि कल को रिपेमेंट के लिए पैसे नहीं होंगे और सूद भी देना पड़ेगा। सही है, तो ये क्या देखती है, अब ये डेफिनेशन लिखी हुई है इसकी। सही है, ये डेफिनेशन लिखी हुई है। सो द रेशो मेजर्स हाउ रिस्की इज द कंपनी, मीन्स के इसका आंसर ज्यादा आना इज नॉट गुड। देखो, रोस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो है, इसका आंसर ज्यादा आना इज गुड, बट गियरिंग का आंसर ज्यादा आना इज नॉट गुड। वाई? क्योंकि ये मैयर ही क्या कर रहा है, ये प्रॉफिटेबिलिटी मैयर नहीं कर रहा है, ये रिस्क मैयर कर रहा है कि हम कितने रिस्की हैं। तो ये जितना ज्यादा आंसर आएगा उतना ही बैड सिचुएशन की तरफ हम लोग जा रहे होंगे। सही है, तो फार्मूले इसके क्या हैं? इसके दो तरह के फार्मूले हैं। हमने रिस्क को देखने के लिए दो फार्मूले बनाए हुए हैं। हम लोग एक ये देखते हैं कि डेट इक्विटी के मुकाबले में इस साल कितना था, पिछले साल कितना है, कॉम्पेटिटर के साथ मिलाकर देखो कितना है। मैं कहता हूँ पिछले साल था ये 50% आंसर आया था, इस दफ़ा 70% आंसर आया। तो हम लोग रिस्की सिचुएशन की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, ये ज़्यादा आंसर आएगा भी कब? देखो, एक है डेट, एक है इक्विटी। जितना ज़्यादा डेट होगा उतना ज़्यादा आंसर आएगा। जितनी कम इक्विटी होगी तो तब भी तो डेट की मिकदार ज़्यादा है, तो तब भी ज़्यादा आंसर आएगा। न्यूमरेटर जो होता है वो डायरेक्टली रिलेटेड होता है, और डिनोमिनेटर जो होता है वो इन्वर्सली रिलेटेड होता है। जितना ज़्यादा न्यूमरेटर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा गियरिंग का आंसर आएगा, इस फॉर्म में आंसर आएगा। और न्यूमरेटर जो है, जितनी ज़्यादा इक्विटी बढ़ेगी गियरिंग का आंसर गिरता जाएगा। तो वैसे भी कॉमन सेंस, गियरिंग किसको कहते हैं? फाइनेंशियल रिस्क, डेट के रिस्क को। जितनी ज़्यादा इक्विटी बढ़ेगी उतना रिस्क कम होता जाएगा। सही है, और दूसरा फार्मूला है, दूसरे एंगल से भी हम मेजर कर सकते हैं, डेट डिवाइडेड बाय इक्विटी प्लस डेट। सही है, इसमें हम डेट को इक्विटी के साथ कंपेयर करके देखते थे, इसमें हम डेट को टोटल फाइनेंस के साथ कंपेयर करके देखेंगे। जितना ज़्यादा डेट बढ़ेगा उतना ज़्यादा गियरिंग का आंसर ज़्यादा आता जाएगा। सही है, तो डेट का बढ़ने से ये आंसर ज़्यादा आएगा, और ये आंसर का बढ़ना इज़ नॉट गुड। ये आंसर जितना ज़्यादा होगा उतनी अच्छी बात नहीं है। देखो ज़रा, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है लोन प्लस प्रेफरेंस शेयर्स, तो ये डेट हो गया, डिवाइडेड बाय इक्विटी। तो इक्विटी में मैंने कंसोलिडेटेड इक्विटी लिखी हुई है। सही है, कंसोलिडेटेड इक्विटी। तो तुम लोग नॉर्मल, अगर सिंगल फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है तो बस सिंपल जो जितनी भी उसकी इक्विटी दी हुई है उठाकर लिख लो, नहीं तो ग्रुप स्टेटमेंट है तो ग्रुप इक्विटी लिखोगे फिर। सही है, ग्रुप इक्विटी। और ग्रुप इक्विटी में क्या क्या आता था? ऑर्डिनरी शेयर सिर्फ पेरेंट के, जीआर ही आता था, और एनसीआई आता था साथ में। सही है, तो ये कंसोलिडेटेड इक्विटी मैंने लिखी हुई है इधर। तो तुम लोग सिंगल स्टेटमेंट हो तो सिंगल इक्विटी लिखो, ग्रुप स्टेटमेंट हो तो ग्रुप वाली इक्विटी लिखो। याद रखना, हर कंपनी गियरिंग के लिए सूटेबल नहीं है। कुछ कुछ कंपनी गियरिंग के लिए सूटेबल होती हैं, कुछ कुछ नहीं होती बिल्कुल ही। तो अब कौन सी वाली सूटेबल होगी गियरिंग के लिए? जिसके प्रॉफिट स्टेबल हो, कि वो इतना कमा रहा हो कि वो सूद भी कवर कर सके और पैसे भी वापस दे सके, और सूटेबल एसेट्स भी होने चाहिए सिक्योरिटी के लिए, नहीं तो कोई लोन नहीं देगा आपको। सही है, तो गियरिंग हर कंपनी के लिए अच्छी नहीं है, किसी किसी कंपनी के लिए है। जो अच्छा अर्न कर रही है, स्टेबल है, तो वो जितनी मर्जी गियरिंग उठा ले वो पैसे वापस दे सकती है। हर कोई नहीं दे सकता। जितनी ज़्यादा गियरिंग होगी, लार्ज प्रोपोर्शन ऑफ फिक्स रिटर्न कैपिटल इज यूज्ड। क्या कह रहा है? वो कह रहा है कि जब आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा डेट लोगे
तो फिर वो वापस भी करना पड़ेगा। तो फिर वापस करते वक्त, सही है, वापस करते वक्त कहाँ से फिर पैसे दोगे? ज़ाहिर-सी बात है, उस डेट ने जितना कमा कर दिया हुआ होगा और जितना कैपिटल पड़ा हुआ होगा वहीं से पूरा करोगे। जितना का आपने कमाया हुआ होगा वहीं से पूरा करोगे। और जितना गियरिंग ज़्यादा होगी उतने ही चांसेस हैं कि आपका बिजनेस इंसॉल्वेंसी हो जाए, मतलब लाइक बंद हो जाए। और जिनकी गियरिंग कम आती है आंसर, अब उनको फ़ायदा क्या, कि वो फर्दर बोरोइंग्स को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि अब उनकी गियरिंग ही कम है, रिस्क कम है। तो वो क्या कर सकते हैं, बोरोइंग्स ज़्यादा, सही है। और जो भी नया प्रोजेक्ट नज़र आ रहा है उस पर फिर वो लोग पैसा लगा सकते हैं। तो गियरिंग का कुछ फ़ायदा भी है, कुछ नुकसान भी है। गियरिंग में एक रेशो रहता है, मैंने इसके नोट्स नहीं बनाए, देख लो। और ये भी याद रखना ज़रूरी है। देखो, मैंने तुम लोगों को एक बात बताई थी कि P&L में फाइनेंस कॉस्ट तुम लोगों की है फॉर एग्जांपल 500, तो ठीक है, प्रॉफिट्स हैं, हम लोग एज अ डिविडेंड पे कर सकते हैं प्रॉफिट इस साल। बट अगर फाइनेंस कॉस्ट ज़्यादा और आपकी कंपनी ने इतने प्रॉफिट्स ना कमाया हो, तो ये रिस्की सिचुएशन हो जाती है, सही है, लॉस हो जाता है, ये रिस्की सिचुएशन है। आप क्यों? क्योंकि आपके पास इनफ पैसे प्रॉफिट्स नहीं होंगे टू पे आउट एज अ डिविडेंड। जब डिविडेंड नहीं दोगे तो इन्वेस्टर्स फिर से खफा, सही है। तो हम लोग ये देखते हैं कि हमारे पास क्या एबिलिटी है कि हम लोग इसको कवर कर सकें। इफ़ यस, कितनी है, क्या पिछले साल से इंक्रीज हो रही है वो एबिलिटी, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये किस तरह मेजर किया जाता है, यही इसका फार्मूला है। ये दोनों P&L के फिगर्स हैं, सही है, इंटरेस्ट कवर रेशो। और इसका आंसर टाइम्स में लिखना है आप लोगों ने, टाइम्स में। देखो फॉर एग्जांपल ये 1000 है, ये 500 है, तो $2 आंसर आता है ना, तुम लोग लिखोगे 2 टाइम्स। क्या मतलब, कि हम हर 1 रुपए के इंटरेस्ट पे 2 रुपए पे कर सकते हैं। कंपनी इज हैविंग $2 ऑफ प्रॉफिट्स पे ईच ऑफ इंटरेस्ट, सही है, कंपनी इज हैविंग $2 ऑफ प्रॉफिट टू पे $1 ऑफ इंटरेस्ट। अच्छा, अब ये आंसर पिछले साल फॉर एग्जांपल 2 टाइम्स आया। अब देखो आंसर गिर गया इस साल। क्या मतलब है, कंपनी इज हैविंग $0.67 टू पे $1 इंटरेस्ट। तो ये अब कंपनी खतरे में है, सही है, अब ये कंपनी खतरे में है, लाइक कि कंपनी विल नॉट बी हैविंग इनफ प्रॉफिट्स टू पे आउट एज अ इंटरेस्ट एज वेल एज टू पे आउट एज अ डिविडेंड। जब डिविडेंड नहीं पे करोगे तो दिस इज अ रिस्क, सही है। तो दिस वाज ऑल अबाउट गेमिंग। अब चलते हैं क्वेश्चन पे, और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं, जो कि अब असल में तुम लोगों की इंटरप्रिटेशन स्टार्ट होगी और बड़ी आसान है, सही है। अब ये इसके बाद ये फार्मूले समझना और इनको याद रखना और इनकी डेफिनेशन भी याद रखना। तो अब देखना कि कमेंटिंग कैसे करनी है।